हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो मैं आपको आज इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी पेपर 8 के, जिस आपका पेपर 8 है कल का। तो आपको जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से यूनिट में से कौन कौन से पॉइंट्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, जिनकी रिवीजन आपको बार बार करनी है। ठीक है। और ऑडियोलॉजी के पेपर के भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और विद पॉइंट्स मैं शेयर कर चुकी हूँ। पॉइंट्स मैंने आपको कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आपको पहले ही अपलोड कर चुकी थी, और उसका पीडीएफ भी मैंने अपने ग्रुप पर शेयर कर दिया था। ठीक है। अब आपको अपनी रिवीजन अच्छी तरीके से करनी है। आप पेपर टाइम पर इतना डीपली नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको यही लगेगा कि शायद क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, पर आपके आउट ऑफ सिलेबस कोई पेपर नहीं आता है। सिर्फ मैं भी आपको सिलेबस से ही आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, और जो आपको एग्जाम आता है वो भी आपके सिलेबस से ही आता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती हूँ, ये नहीं है कि जो मैंने लैंग्वेज बताई है वही एग्जैक्ट आपकी लैंग्वेज एग्जाम में आएगी। ठीक है, चेंज होकर आएगी। ऑब्वियस सी थिंग है कि आपको जो मैं पॉइंट्स आपको सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बताती हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो सके। देन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपने कितना पढ़ा है उन क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि इसमें क्या चीज़ पूछी हुई है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। ओके, मैं अब शेयर करती हूँ आपके साथ। पेपर 8 है हमारा, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड डेफनेस, सॉरी स्पीच एंड डिसेबिलिटीज। ये आपका पेपर 8 है। ठीक है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, बट मैं आपको यूनिट वाइज पॉइंट्स मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। आपकी यूनिट 1 एजुकेशनल ट्रेंड्स, आपके इसमें इस यूनिट में आपके एजुकेशन, ठीक है, आपके इस जो यूनिट में आपका ओवरऑल एजुकेशन के बारे में पूछा हुआ है कि आप हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चों के को ध्यान में रखते हुए, या फिर उन बच्चों के लिए आप किस तरह से एजुकेशन का विकास कर सकते हो, और किस तरह से उनकी एजुकेशनल जो नीड्स है वो किस तरह से आप पूरी कर सकते हो। आपको इस यूनिट में सारी चीज़ वही एक्सप्लेन करनी है। आपकी यूनिट 1 है, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। आपको इसमें बताना है कि जो हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, आप उनके एजुकेशन के लिए किस तरह से विकास कर सकते हो, जो उनकी एजुकेशनल नीड्स है वो किस तरह से फुलफिल कर सकते हो। आप उनको प्रॉपर एक इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराओगे। उनकी एजुकेशन के लिए अब जब आप क्लास, अगर आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हो, तो उसमें जो उनकी सहायक सामग्री होती है वो भी आपको पूरा प्रॉपर देना पड़ेगा। ठीक है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, उनका सही करिकुलम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। देन जो भी उनकी एजुकेशनल नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, या फिर जो उनकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड नीड्स है, वो सब आपको क्या करनी होगी, उसमें फुलफिल करनी होगी। और उनकी जो नीड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको उनकी एजुकेशन का विकास करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो आपको इस पॉइंट में वही एक्सप्लेन करनी है कि आप स्पीच और हियरिंग वाले बच्चों के लिए किस तरह से एजुकेशन का विकास कर सकते हो। ठीक है। ये पॉइंट्स आपका इजी है, आप इसको अपना बनाकर लिख दो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको यही पूछा गया है कि स्पीच और हियरिंग वाले बच्चों के लिए आप किस तरह से एजुकेशन का विकास कर सकते हो, आप कौन से किस तरह से आप उन तक एजुकेशन पहुंचा सकते हो, और कैसे उनको एजुकेशन दे सकते हो। ठीक है। देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन कंसेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस। आपको उसमें बताना है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन क्या है, उनका कंसेप्ट बताना है। देन आपको उसकी ज़रूरतें बतानी है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है आपको वो उसमें बताना है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप शीघ्र बच्चे की पहचान करना कि बच्चे को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी तो नहीं है। अगर आपको एक बच्चे को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, तो आप उसको जल्द से जल्द उसका इंटरवेंशन किया जाए कि बच्चे की डिसेबिलिटी को रोकने के लिए उनको सुविधाएँ दी जाएँ, उनके के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाए। ठीक है। उनकी जो सारी ज़रूरतें हैं डिसेबिलिटी के अनुसार, वो सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो इस तरह से आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन किया जाता है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को पूरा बनाकर लिखना है। इसमें ज़्यादा कोई है नहीं, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। आप उसको 2 बार भी रीड करोगे तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 1.3 आता है इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज, मीनिंग, टाइप्स एंड रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। आपको उसमें बताना है कि इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कि अगर आपको जब आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि बच्चे को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, अब आप उसकी डिसेबिलिटी के लिए किस तरह से इंटरवेंशन कर सकते हो, आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो रहेगी, वो आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हो। तो जो स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है कि बच्चे को, जो सुनने और बोलने वाले बच्चे होते हैं, जो अच्छे तरीके से नहीं सुन पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए जो हस्तक्षेप रणनीतियाँ होती हैं, मतलब इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज जो होती है, आप क्या 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 करते हो, आप उनके जीवन जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनको सेवाएं प्रदान करते हो। जो उनकी डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी मटेरियल लगता है, सामग्री लगती है, वो आप उनकी पूरी करते हो। ठीक है। इस तरह से आपकी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें और कौन कौन सी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज आपकी हो सकती है। आप
ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या होगा कि आप कौन कौन सी आपकी स्ट्रैटेजीज है कि जो आप अर्ली इंटरवेंशन के लिए आप स्ट्रैटेजीज कर सकते हो कि बच्चे को प्रॉपर स्पीच ट्रेनिंग देना, ठीक है, श्रवण ट्रेनिंग हियरिंग ट्रेनिंग देना कि बच्चे को सुनने योग्य बनाने के लिए ट्रेनिंग रखना। आपको पता है ऑडियोलॉजिस्ट रखते हैं, स्पीच ट्रेनर रखते हैं कि बच्चे की, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सके, बच्चे के स्पीच में सुधार आ सके। देन आपको बच्चे HI वाले बच्चों में ज़्यादातर आपकी सांकेतिक साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो बच्चे को के लिए आप प्रॉपर साइन लैंग्वेज और वर्बली भी, अगर आप बच्चे से हियरिंग वाले बच्चे से कम्युनिकेशन करते हो तो आप उसके लिए साइन लैंग्वेज का भी यूज़ करो और ओरली भी बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, आप शैक्षिक हस्तक्षेप की जो उनकी एजुकेशनल इंटरवेंशंस हैं, एजुकेशनल इंटरवेंशंस आप किस तरह से कर सकते हो। अगर आप एज अ टीचर अगर आप करते हो तो आपने अपने कोर्स में एक IP फाइल बनाई होगी जिसमें हम बच्चे का एक प्रॉपर पूरा डाटा रखते हैं, ठीक है। बच्चे को कौन से जगह में ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हो रही है, रीडिंग में हो रही है, राइटिंग में हो रही है, या फिर रीजनिंग में हो रही है। इस तरह से आप एक IP तैयार करते हो कि बच्चा रीडिंग अगर सही से कर पा रहा है तो आप उसके राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप ऐसी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज को अपनाओगे जिससे आप बच्चे की राइटिंग में सुधार कर सको। तो इस तरह से आपकी क्या होती है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है कि जो आप बच्चे की अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो आप इंटरवेंशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, आप जो स्पीच थेरेपिस्ट आप रख सकते हो, जैसे कि सहायक, उनके लिए जो उनके सहायक उपकरण है वो आप दे सकते हो। देन आपकी भाषा हस्तक्षेप की बच्चे के लिए लैंग्वेज इंटरवेंशन होना चाहिए प्रॉपर, कि आप बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो प्रॉपर कराने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। उनके जो बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपर उनको गाइड करना चाहिए। तो ये क्या होती है, आपकी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 1.4 एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़। आपको इसमें बताना है कि सुनने और बोलने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं आप वो किस तरह से आप उनकी फुलफिल कर सकते हो, उनकी एजुकेशनल नीड्स को किस तरह से आप फुलफिल कर सकते हो, कि उनकी प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवा कि जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन जब आप करते हो तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और अर्ली इंटरवेंशन करने के लिए जो उनकी प्रारंभिक सेवाएं होती है कि जो उनकी फर्स्ट नीड्स होती है उनको फुलफिल करना। देन आपके उनके लिए एक इवैल्यूएशन का प्रोसेस उनके लिए तैयार करना, ठीक है। आईईपी फाइल आपने सुनी होगी, वो आप बच्चे की IP तैयार करना कि बच्चे को आपको, जिससे उनका पूरा डाटा आपको कलेक्ट हो सके कि बच्चे की उसके लॉस और उसके प्रॉफिट के बारे में आपको पता लग सके कि बच्चा किस जगह पर डेवलपमेंट कर पा रहा है, किन किन जगह पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट उनके सहायक तकनीकें कि जो उनकी सहायक हेल्प मटेरियल है आप उनको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कराना, ठीक है। संचार चिकित्सा प्रोवाइड कराना और उनके सीखने योग्य एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देना और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराना। ये आप क्या हो सकती है कि आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स होती है कि डिसेबिलिटी वाले बच्चे को कि जो आप इस तरह का आप एजुकेशन अपना एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट 1.5 नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल रेडीनेस, कि आप बच्चे की स्कूल के लिए आप किस तरह से रेडी कर सकते हो, उनकी नीड्स क्या होती है, ठीक है, किस तरह से वो इंपॉर्टेंट होता है आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप बच्चे को किस तरह से आप उनको कर सकते हो कि उनकी जो प्रारंभिक हस्तक्षेप है कि जो उनकी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज है उनमें सुधार करना, ठीक है, कि बच्चे को आप किस तरह से तैयार कर सकते हो कि उनकी जो इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज है आप उनमें सुधार करना, कि उनमें आप बदलाव करना, कि अगर आपने जो पहले की इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज थी अगर उससे कोई चीज़ बच्चा अगर उससे इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। उनको मूल्यांकन आवश्यकता के क्षेत्रों की पहचान करना कि आपको बच्चे की ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं कि जहाँ पर आपको बच्चों का इवैल्यूएशन करना चाहिए, ठीक है। देन आपका संचार उपकरण और साधन सीखने की सहायता कर सकते हो कि उनके संचार उपकरण जो उनके कम्युनिकेशंस उपकरण होते हैं आप उनको प्रोवाइड कराना और उनके सीखने में सहायता कराना, ठीक है। देन सामाजिक और भावनात्मक विकास महत्वपूर्ण होता है कि बच्चे को आप सोशली और उनकी इमोशनली विकास में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो बच्चा सोशली और इमोशनली भी कनेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है आपको जो अगर आप बच्चा स्कूल जाता है, अगर आप स्कूल के लिए बच्चे को तैयार करते हो तो आपकी जो संचार कौशल है बच्चे का उसका विकास होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में विकास होता है, बच्चा सोशलाइज कर पाता है अपने आप को, ठीक है, और अपनी जो एजुकेशनल एरियाज़ है उनमें अपने आप को एबल कर पाता है। नेक्स्ट है बच्चे का जो उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो बच्चा अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट कर पाता है, अपने आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो पाता है कि बच्चा अगर स्कूल जाता है वहाँ अलग अलग बच्चों से कनेक्ट होता है, उनसे कम्युनिकेशन करता है, तो बच्चे का क्या होता है कि अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बच्चे का क्या होता है उसको इंक्रीज़ कर पाता है, ठीक है। ये आपकी स्कूल रेडीनेस है कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल रेडीनेस, आप इन चीज़ों के लिए आप बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओके आप आपको यूनिट 1 में से आपके जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो आपके 1.2, 1.3,
और 1.4 एंड 1.5 ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने हैं, इनको स्किप नहीं करना है, इनको आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो यूनिट 2 का था, यूनिट 2 का 2.1 है स्पेशल एजुकेशन टाइप्स, लेवल्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आपको उसमें बताना है कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, उनकी क्या क्या टाइप्स है, कि स्पेशल एजुकेशन हर अलग अलग एरियाज़ के लिए, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के लिए बनाई जाती है और प्रोवाइड भी कराई जाती है बच्चों को, ठीक है। उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, उनकी एक अलग अलग अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स होती है, कि विशेष शिक्षा के अपने अलग हर एक स्पेशल एजुकेशन, HI वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन होती है, VI वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन बनाई गई है, MR वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन बनाई हुई है, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन बनाई हुई है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए अलग स्पेशल एजुकेशन बनाई हुई है। तो ये आपके टाइप्स हो गए। अब उनके अपने ही एक लाभ होते हैं और अपने ही उनके दोष होते हैं, कि बच्चा स्पेशल एजुकेशन में सिर्फ विशेष बच्चों से ही इंटरेक्ट करता है, वो और अदर बच्चों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। और जो उसके लाभ क्या होते हैं, कि बच्चे के ऊपर प्रॉपर उनकी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, उनकी सारी नीड्स को फुलफिल किया जाता है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह के आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, कि उनके अपने ही अलग मेरिट्स भी होते हैं और अपने ही अलग डिमेरिट्स भी होते हैं, और स्पेशल एजुकेशन काफ़ी टाइप्स की भी होती है, ठीक है। देन आपका आता है 2.2 मेन स्ट्रीमिंग एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन मीनिंग टाइप्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेन स्ट्रीमिंग आपकी क्या होती है, कि बच्चों को इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराना कि आप बच्चों को उनकी मुख्य धारा से जोड़ सके, कि जो उनकी मेन स्ट्रीम है आप बच्चों को उस चीज़ के साथ कनेक्ट कर सके, ये आपकी मेन स्ट्रीमिंग होती है। देन आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन आपकी क्या होती है, कि जो आपके विकलांग बच्चे होते हैं वो उनको, और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको एक सामान्य कक्षा के लिए, एक नियमित कक्षा के लिए उनको एक साथ रखा जाता है। इस तरह की उनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन दी जाती है, कि नॉर्मल बच्चों को और डिसेबल्ड बच्चों को नियमित समय के लिए और नियमित कक्षा के लिए एक साथ शिक्षा को प्रदान कराना, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन के टाइप्स आपसे पूछे हुए हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के टाइप्स आपके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका आता है फुली इंटीग्रेटेड एजुकेशन में फुली इंटीग्रेटेड में क्या होता है, इसमें आपको लिख लेना कि फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट और फुली इंटीग्रेटेड सेकंड। तो फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट में क्या होता है, कि जो नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे होते हैं उनको एक नियमित कक्षा के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन जब इनको एक साथ रखा जाता है तो फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट में क्या होता है, कि जो विशेष बच्चे होते हैं उनको किसी प्रकार की सेवाएं नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फुली इंटीग्रेटेड सेकंड में आपका क्या होता है, कि विशेष बच्चे और नॉर्मल बच्चों को एक साथ रखा जाता है, और उसमें विशेष बच्चों को उनकी सारी नीड्स को ध्यान में रखा जाता है और उनको अलग अलग तरीके की सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि उनकी क्लास में उनका इंटरप्रेटर रखना, ठीक है, उनके लिए अलग से रिसोर्स रूम प्रोवाइड कराना। तो इस तरह की पार्शियली इंटीग्रेटेड फर्स्ट में आपको उसमें था कि जो नॉर्मल बच्चे और विशेष बच्चों को एक कक्षा में रखा जाता है, और जो नॉर्मल बच्चों की टीचर्स होती हैं और विशेष बच्चों की टीचर्स एक साथ एक टीम में रहकर वर्क करती है और उनकी सारी नीड्स को फुलफिल करती है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है पार्शियली इंटीग्रेटेड सेकंड। इसमें क्या होता है, कि बच्चों को, विशेष बच्चों और नॉर्मल बच्चों को एक नियमित और एक विशेष क्लास के लिए रखा जाता है, जैसे कि जिसमें कम बातचीत की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है, संप्रेषण की जिसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, उन कक्षाओं के लिए उनको रखा जाता है, जैसे कि गणित की क्लास और कंप्यूटर क्लास के लिए उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है पार्शियली सेग्रेगेटेड फर्स्ट, ठीक है। आप इनके पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, आपको सब पॉइंट्स है, आप उनको किसी पेपर पेन पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है पार्शियली सेग्रेगेटेड फर्स्ट। इसमें क्या होता है, कि श्रवण बाधित बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को एक क्लास के लिए रखा जाता है, जैसे कि जो अशैक्षणिक क्लासेस होती हैं, कि जिसमें कोई एजुकेशन, मतलब अशैक्षणिक क्लासेस जो वोकेशनल एजुकेशंस के लिए रखा जाता है, जैसे कि उनकी ड्राइंग क्लास के लिए रखा जाए, खेल कूद की क्लास के लिए रखा जाए, ठीक है, और जहाँ पर उनकी वोकेशनल चीज़ों को कराया जाए, तो वो उसमें क्या वो होती है आपकी पार्शियली सेग्रेगेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पार्शियली सेग्रेगेटेड सेकंड। इसमें क्या होता है, कि श्रवण बाधित बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को एक साथ रखा जाता है सिर्फ एक क्लास के लिए, जिसमें वो फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, खेलकूद वगैरह या गेम वगैरह के लिए इनको एक साथ किया जाता है। ये थी आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के टाइप्स, आपको अच्छे समझ में आए होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जरूर पॉइंट आ सकता है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के कौन कौन से टाइप थे, 6 टाइप्स थे, जिसमें फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट, फुली इंटीग्रेटेड सेकंड, पार्शियली इंटीग्रेटेड फर्स्ट एंड पार्शियली इंटीग्रेटेड सेकंड, पार्शियली सेग्रेगेटेड फर्स्ट एंड पार्शियली सेग्रेगेटेड सेकंड। ये आपके इंटीग्रेटेड एजुकेशन टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन, मेन मीनिंग, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एंड UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। आपको उसमें बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ठीक है, और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और उसमें UDL आपको बताना है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, कि आप बच्चे को, नॉर्मल बच्चे और विशेष बच्चों को एक साथ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हो, उनकी सारी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होती है कि उनको पूरे टाइम के लिए नॉर्मल और विशेष बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और इंटीग्रेटेड में क्या होता है, कि सिर्फ उनको एक नियमित कक्षा के लिए इंटीग्रेट किया जाता है। पर इंक्लूसिव में क्या होता है, कि उनको पूरे टाइम के लिए ही एक साथ दोनों विशेष बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। आपको उसकी नीड्स एंड इंपॉर्टेंस बतानी है। नेक्स्ट आपका इसी पॉइंट में आपका आता है UDL। आपका क्या होता है, कि इसमें शिक्षण और सीखने के बारे में
सोचने का तरीका जो सभी छात्रों को सफल होने के समान अवसर देने में मदद करता है। कि जब आप बच्चों को उनकी टीचिंग और उनकी लर्निंग के बारे में सोचने का एक नया तरीका होता है कि जो हर एक बच्चे को हर एक नए नए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, यूडीएल होता है। और यूडीएल के आपके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशंस और एंगेजमेंट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियोज भी बनाई हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। आपको पूरा डीपली मैंने उसमें आपको समझाया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी, उनकी सारी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। सीबीआर में क्या होता है कि हर एक जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं, उनकी एजुकेशनल नीड्स, उनकी मेडिकल नीड्स और उनकी जो अदर वोकेशनल नीड्स होती हैं, उन सबको क्या करते फुलफिल किया जाता है। उनको उनकी जो प्रॉपर सहायक उपकरण होते हैं उनको प्रोवाइड कराया जाता है। जितनी भी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करके उनके अलग अलग उनका प्रॉपर इलाज दिया जाता है। उनके अलग अलग टेक्निक्स उनके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये आपकी सीबीआर होती है। ठीक है, आपको उसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने हैं। इसके ऊपर मैंने डीपली जो आपका डिटेल में जो वीडियो बनाई हुई है, अगर जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो आप देख सकते हो। आपको उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। कि आपको उसमें बताना है कि रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं एक एजुकेशन के अंदर, वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपको उसमें उनके रोल्स बताने हैं। जैसे कि जो हमारे स्कूल स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं। टीचर्स में आपके चार तरीके के टीचर्स आते हैं, स्पेशल टीचर, जनरल टीचर, रिसोर्स टीचर एंड शैडो टीचर। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं कि जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और उनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं। ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन, फैमिली, कम्युनिटी, पेरेंट्स, टीचर ऑर्गेनाइजेशंस, पेरेंट्स, पीयर, मीडिया आउटलेट्स, हेडमास्टर, स्टेट रिप्रेजेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, हेड ऑफ द स्कूल एंड स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और इनका एक अपना अलग रोल होता है कि जो एजुकेशन के अंदर, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं। ठीक है, ये आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है यूनिट 3, टूल्स एंड डिवाइस। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है यूनिट 3। यूनिट 2 में से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सारे ही है बेशक, इसमें आप कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते हो। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, बट आपको अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आउट ऑफ सिलेबस आपका एग्जाम नहीं आता, सिलेबस में से ही आपका एग्जाम आता है। बस आपको इस तरह से अपना पेपर जो है इस तरह से रिवीजन करनी है कि आप उसके क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है आप इजीली उसको समझ सको कि इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकती हूँ कि जो आपको नहीं छोड़ने हैं और उनको जिनको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, और बाकी जो वहाँ क्वेश्चन आते हैं उनकी लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है, उनको पढ़कर समझना और किस तरह से लिखना और आप किस तरह से अटैम्प्ट कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जब सेकंड है 3.1 असेसमेंट टूल्स फॉर स्टूडेंट विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़। जो हियरिंग और स्पीच डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, आप उनके लिए किस प्रकार से आप असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको उसके टूल्स बताने हैं। आप ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, ऑडियोलॉजिकल जो होते हैं, आप उन ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका यूज़ करके आप बच्चों का असेसमेंट कर सकते हो। स्पीच थेरेपिस्ट का असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, उनकी भाषण और भाषा, आप बच्चे का कितना स्पीच डेवलप हुआ है, किस तरह के बच्चे की कितना लैंग्वेज में डेवलपमेंट है, आप इस तरह से उन बच्चों का जो है असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, बच्चा एजुकेशनल में किस तरह से कितना डेवलप हो पाया, आप उसमें किस असेसमेंट कर सकते हो। असेसमेंट से आपको पता चलता है कि बच्चा कितना एजुकेशन के अंदर प्रोग्रेस कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्लास अवलोकन कर सकते हो कि बच्चों का। ठीक है, और AAC जिसमें एग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है असिस्टिव डिवाइस 3.2 असिस्टिव डिवाइस। इसमें नेक्स्ट आपको बताना है असिस्टिव डिवाइस की जो हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, आप उनके लिए कौन कौन से ऐसे असिस्टिव डिवाइस है जो आप प्रोवाइड करा सकते हो। एक कॉक्लियर इम्प्लांट उनका एक असिस्टिव डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हियरिंग एड आप उनको प्रोवाइड करा सकते हो उनके लेवल के अकॉर्डिंग। देन आपके जो अलग अलग ग्रुप एम्पलीफिकेशन डिवाइसेज होते हैं आप वो उनके प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, ये आपके क्या होता है असिस्टिव डिवाइस होते हैं, जैसे आपने पढ़े ही होंगे लूप इंडक्शन सिस्टम, देन आपके FM सिस्टम हो गया, इंफ्रारेड सिस्टम हो गया। ठीक है, आप इस तरह से आप उनके उनका असिस्टिव डिवाइस जो है प्रोवाइड करा सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है एग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस। इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को सुनने और बोलने वाले क्षमता को अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करते हैं। ये इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो सुनने और जो बोलने में अक्षमता वाले बच्चे हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इस तरह से रेडी किया जाता है कि बच्चा सुनने और बोलने योग्य बन सके। ठीक है, ये आपका एग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव डिवाइस है जिसमें आप उनकी पिक्चर बोर्ड कर सकते हो, कम्युनिकेशन जो स्पेस है उसको फुलफिल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक संचार आप उनको दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको कम्युनिकेशन करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप वॉइस एम्पलीफायर आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइस आप प्रोवाइड करा सकते हो। ये आपके क्या होता है एग्यूमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। ठीक है, आई गेस डिवाइस आप प्रोवाइड करा सकते हो। ये आपके AAC डिवाइस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 3.4
नेक्स्ट आपका आता है ICT टूल्स एंड टेक्निक्स। आपको इसमें ICT टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। आपका ICT और टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं? स्पीच टू टेक्स्ट और सॉफ्टवेयर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, डिजिटल स्टोरी टेलिंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप LMS, इसकी फुल फॉर्म आपकी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके ICT टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो आप बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। आप कौन कौन से ऐसे एजुकेशनल इवैल्यूएशन है जो आप बच्चे का कर सकते हो? आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया, CCE हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव इवैल्यूएशन हो गया। ये आपके क्या होता है? टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होते हैं जो आप बच्चे के एजुकेशन के अंदर इवैल्यूएशन आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यूनिट 3 में से आपका जो है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन 3.1, 3.2 एंड 3.3, आप इनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँ कि आप और बाकी पॉइंट छोड़ देना, आपको मैं इसलिए बताती हूँ पॉइंट्स जो आप अच्छे से इनको रेडी कर सको। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 4। यूनिट 4 है जो आपकी, वो है यूनिट स्कूल क्लाइमेट एंड फैसिलिटेटिंग एजुकेशन। आपको इसमें बताना है कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्कूल क्लाइमेट। आपको उसमें मीनिंग बताना है स्कूल क्लाइमेट का, उसका नेचर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको उसमें कंसेप्ट बताना है। आपके स्कूल क्लाइमेट क्या होता है? स्कूल क्लाइमेट जो आपका होता है वो क्या है कि स्कूल का माहौल और स्कूल का पर्यावरण की गुणवत्ता और चरित्र को संदर्भित करता है। कि स्कूल का वातावरण जितना पॉजिटिव होगा वो स्कूल के चरित्र को प्रभावित करता है। अगर बच्चे स्कूल में ही बच्चे को एक नेगेटिव इन्वायरमेंट दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि जितना ही बच्चों को स्कूल में जो क्लाइमेट है वो बच्चों को जितना पॉजिटिव दिया जाता है, बच्चा उतना ही बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है और बच्चों पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और स्कूल पर भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चों को उतना ही नेगेटिव एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, स्कूल की भी इमेज खराब होती है और साथ में जो बच्चों के ऊपर है वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपको इस तरह से स्कूल क्लाइमेट आता है। नेक्स्ट आपका 4.2 डायमेंशंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट। ठीक है, स्कूल क्लाइमेट के डायमेंशंस क्या होते हैं कि स्कूल के माहौल के कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जो आपको होते हैं, जैसे एक प्रॉपर उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, उन बच्चों के बीच एक अच्छा संबंध बनाना, उनके विश्वास, सम्मान और छात्रों और शिक्षकों के बीच, उनके माता पिताओं के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाना। ठीक है, शिक्षण और सीखना कि बच्चों को शिक्षण, टीचिंग और एक लर्निंग एक प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करानी देना। ठीक है, सामाजिक और भावात्मक वातावरण प्रोवाइड कराना कि बच्चा सोशली भी और इमोशनली दोनों तरीके से बच्चों को एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये आपके स्कूल क्लाइमेट के डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्कूल क्लाइमेट कि आपके जो फैक्टर अफेक्टिंग्स हैं कि स्कूल के क्लाइमेट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका शिक्षण और सीखना, अगर बच्चे को प्रॉपर टीचिंग और एक प्रॉपर लर्निंग नहीं कराई जाती तो वो स्कूल के इस क्लाइमेट पर अफेक्ट डालती है। नेक्स्ट आपका आता है विद्यार्थी का व्यवहार कि जो स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो भी काफ़ी बच्चों के स्कूल पर अफेक्ट डालता है। ठीक है, परिवार और समुदायों की भागीदारी, अगर परिवार और कम्युनिटी की एक प्रॉपर भागीदारी नहीं होती है स्कूल के साथ तो उसको भी बच्चे के स्कूल क्लाइमेट पर अफेक्ट डालती है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण भी अफेक्ट डालता है। सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता की जो अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक की और उनकी सामाजिक विविधताएं होती हैं वो भी बच्चों के स्कूल क्लाइमेट पर काफ़ी अफेक्ट डालती है, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग डाइवर्सिटी के बच्चे होते हैं तो वो भी स्कूल क्लाइमेट पर अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल की नीतियाँ और प्रथाएं कि अगर प्रॉपर स्कूल की नीतियाँ अच्छी नहीं होंगी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो भी स्कूल क्लाइमेट पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इस तरह के आप कारक लिख सकते हो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्कूल क्लाइमेट। ओके, नेक्स्ट आपका फोस्टरिंग पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट नीड एंड वेज कि आपको ऐसा कौन सा है कि सकारात्मक स्कूल जो उनकी जलवायु आवश्यकता और तरीकों को बढ़ावा देता है। कि जैसे सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना कि इस बच्चे को आप क्या करोगे कि उनको पॉजिटिव बिहेवियर की और उनको मोटिवेट करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है भावात्मक और सामाजिक समर्थन को प्रदान कराना, एक साझा विज़न विकसित करना कि सबको इक्वली समझना, एक बच्चा किसी भी चीज़ को कोई भेदभाव ना करे उस तरह का एनवायरनमेंट देना, परिवार समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना कि उनकी फैमिली को और कम्युनिटी को। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको कौन कौन से पॉइंट्स है इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसके मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कौन कौन से आपको करके जाने हैं। आप इसमें NEP, ठीक है, 2020 और RCI, RPW और RPWD एक्ट और समग्र शिक्षा, आप ये पॉइंट्स आप इजीली कर लेना, काफ़ी अच्छे से कर लेना इनको तैयार, क्योंकि आपकी RPWD एक्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ सकता है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट में वेलफेयर स्कीम्स होती है उनके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया और एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मैंने आपको समझाया।
ठीक है। आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स ईजी तरीके में समझा दी, क्योंकि ये तो अब आपका टाइम नहीं है जिसको आप डीपली पढ़ा सको। ठीक है, पर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक मैंने इस तरह से आपको समझाए हैं उनके सभी के सब पॉइंट, कि जिससे आप अपना क्वेश्चन बनाकर कर सको। ठीक है, और जो भी ये पेपर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता सकूँ, क्योंकि सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको अपनी साइड से भी अपनी पूरी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, जब भी आपको लगेगा कि हाँ आपको एग्जाम आता है। अगर आपकी खुद की साइड से ही कोई प्रिपरेशन नहीं है तो आप एग्जाम को देख के डर ही जाओगे कि ये कौन सा पेपर आ गया, ये कहाँ से पूछ लिया, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है एग्जामिनर। वो सिर्फ आपके सिलेबस से ही पूछेगा और सिलेबस से बाहर तो की चीज़ें नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको अपनी साइड से प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, और इन सब पॉइंट्स को जो मैंने बताया अपना ईजिली अच्छे तरीके से पढ़ लेना प्लीज़, और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर चलना। आपका एग्जाम कल है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेगी, जिससे आप उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन भी अच्छे से करना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे चीज़ों को, आपको एग्जाम में वो चीज़ें यही लगेगी कि हाँ ये चीज़ें तो हमने सिलेबस में नहीं पढ़ी, या नहीं है सिलेबस में, या वो चीज़ नहीं आई है। क्योंकि आपको अपनी साइड से रिवीजन करनी है, अपनी साइड से पढ़ना। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, बट मैं आपका एग्जाम नहीं बना सकती। ठीक है, और मुझे नहीं पता आपका एग्जाम किस तरह से आएगा। ठीक है, कल का, बट मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे शेयर करे हैं, कि जिससे आपकी सारी हेल्प हो सके। जितनी मैं अपनी साइड से कोशिश है, मैं उतनी हेल्प आपकी कर रही हूँ। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर दो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि हाँ आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहना। ठीक है, और अपने प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।